नमस्कार, दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी दवाई के बारे में बात करेंगे जो एक तरह का एंटीबायोटिक भी है और एक तरह का आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इसको हम लोग बोलते हैं डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ठीक है? और जैसे ज़रूरत होता है वैसे ये काम करता है। ये सल्फोनामाइड क्लास से ही बिलोंग करता है। इसके बाद इसका नाम जो है वो है सल्फासलाज़ाइन। सल्फासलाज़ाइन आपको अलग-अलग जगह पे यूज़ करते हैं, खासकर वहाँ पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, जैसे इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिजीज़ हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गए, आर्थराइटिस हो गए, तो इन सब चीज़ों पे इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अगर इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज़्म है। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा इसका फार्माकोकाइनेटिक, क्योंकि जब ये मेटाबोलाइज़ होता है तब ये कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में और उसके बाद ये अपना एक्शन दिखा पाता है। तो अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो बॉडी में नॉर्मली एब्जॉर्ब हो जाता है ओरल फॉर्म में लेने के बाद, देन ये पहुंचता है आपको लीवर में, वहां पे इसका मेटाबॉलिज्म होता है, वहां पे ये कन्वर्ट होता है आपको सल्फा पायरिडीन में और 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड में, ठीक है? देन ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन सबसे अधिक कंसंट्रेशन उन पार्ट में पाया जाता है जहां पे इन्फ्लामेशन है, जैसे पेट में हो गया, जॉइंट्स में हो गया। एंड देन इसका हाफ लाइफ आपको 7 से 10 घंटे का है। इसका पीक कंसंट्रेशन आपको 1 से 3 घंटे में पहुंच जाता है एंड देन ये हमारे किडनी के थ्रू यूरिन से बाहर निकल जाता है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये कन्वर्ट होता है आपको सल्फापायरिडीन में और 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड में। बट मेनली 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड सबसे अधिक इफेक्टिव होता है थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाने में। और ये क्या करता है कि बैक्टीरिया में सल्फापायरिडीन फॉलिक एसिड का सिंथेसिस को रोक देता है, एंटीबैक्टीरियल दिखाता है। और जो 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के काम को इनहिबिट करता है। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिट हो जाते हैं तो हमारा जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाता है। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को भी, यानी इम्यून सेल्स को इनहिबिट करता है ताकि इन्फ्लामेशन कम हो सके, जैसे टी सेल हो गया। तो मोटा मोटी इसी तरीके से काम करता है। लेकिन इसका अगर यूजेस देखें, जो सबसे मेन पार्ट है, तो इसका यूज बहुत जगह पे है, लेकिन सब सारे यूज वैसे जगह पे हैं जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। जैसे सबसे पहला यूज होता है इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बॉयल डिजीज में दो जगह पे आते हैं यूज। एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब है कि हमारे रेक्टम में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, रेक्टम और कोलोन के पार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से जो स्टूल पास होता है उस स्टूल में पस और ब्लड आना शुरू हो जाता है। पेट में हर बार स्टूल पास करने में बहुत तेज दर्द होती है। उसके अलावा भूख मर जाता है, पेट भरा भरा लगता है, एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वेट लॉस शुरू हो जाता है और चक्कर जैसा आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन आपको इसमें देखने को मिलता है। दूसरा होता है क्रॉन्स डिजीज। क्रॉन्स डिजीज भी ऑलमोस्ट आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरह होता है, बस इसमें फर्क इतना है कि जहां अल्सरेटिव कोलाइटिस में डायरिया हो रहा था और साथ में ब्लड और पस आ रहे थे, यहाँ पर डायरिया है, पेट में दर्द है, बट पस और ब्लड नहीं आते हैं, एनीमिया का चांसेस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे भी भूख मरना और वेट लॉस जैसी समस्या देखने को मिल जाती है। क्रॉन्स डिजीज में जो इन्फ्लामेशन होता है वो पेट के किसी पार्ट में हो सकता है, खास करके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो समस्याएं होती हैं वो आपको लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में दिखाई देती हैं। तो ये आपको एक पार्ट हुआ। इसके अलावा इसको हम लोग यूज करते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस में, यानी कि जो जोड़े होते हैं हमारे, जिसको हिंदी में गठिया भी बोलते हैं, तो जो जोड़े होते हैं उनमें सूजन हो जाना, दर्द होना, चलने नहीं देना, ये अर्थराइटिस का एक कंडीशन है, जो सिम्टम्स है जो देखने को मिलता है। वहां पे ये बहुत अच्छे से काम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, दर्द को कम करता है और आपको डे टू डे लाइफ में काम करने का मौका देता है। और जो डैमेज हो रहे होते हैं ना जो जोड़े, उन जोड़ों का डैमेज को भी ये रोकने का काम करता है। इसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसका यूज होता है। स्पॉन्डिलाइटिस में क्या यूज है? तो स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? जनरली हमारी जो रीढ़ की हड्डी है और स्पाइन है, इनके बीच में सूजन होना, डैमेज होना, ये एक दूसरे में दब जाना या बहुत ज्यादा उसमें गैप हो जाना, और इन समस्याओं को भी, वजह से जो दर्द होते हैं, इन समस्याओं को भी ये ठीक करने में और इनको इन्फ्लामेशन को कम करने में, दर्द को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बच्चों में जो अर्थराइटिस होती है उसको भी ठीक करने में ये हेल्प करता है, जैसे जुवेनाइल अर्थराइटिस कहते हैं इसको भी। ये सिम्टम्स को कम करता है और बहुत ज्यादा जो इन्फ्लामेशन है उनको खत्म करने में हेल्प करना, मूवमेंट करवाने में हेल्प करने में बहुत ज्यादा ये मददगार साबित होता है। तो ये आपके यूजेस हैं। अगर डोज की बात करें तो जनरली 1 ग्राम दिन में, मतलब 1 ग्राम का टैबलेट दिन में 2 से 3 बार देते हैं। तो डोज आपका वेरी करता है 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक, लेकिन एक बार में 3 ग्राम नहीं दिया जाता है, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 या 3 बार में, ठीक है? उसके बाद देते हैं। साज डीएस नाम से भी इसका इप्का नाम, इप्का कंपनी का ब्रांड नेम से आपको ये
मिल जाएगा दवाई जो 1 ग्राम का आता है। आप उसको दिन में 2 बार ले सकते हो या 3 बार ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन कैसा है, ठीक है। तो मैक्सिमम डोज 3 ग्राम तक, 5 ग्राम तक भी जाता है, बट 3 ग्राम तक देते हैं और मिनिमम डोज 1 ग्राम का होता है, ठीक है। अगर इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा कभी कभी वेट लॉस देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, एनीमिया देखने को मिल सकता है, कभी कभी ये लीवर और किडनी को भी अफेक्ट करता है, तो वहां पे भी इसकी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कुछ दवाइयाँ ऐसे हैं जिनका इंटरेक्ट करता है, जैसे कि आपको वार्फरिन यानी एंटीकोगुलेंट, मेथोट्रेक्सेट, इन दोनों के साथ ये जब इंटरेक्ट करता है तो इनकी टॉक्सिसिटी बढ़ा देती है, क्योंकि इनका बॉडी से एलिमिनेशन रेट कम हो जाता है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाता है, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। सेकेंड जो ये इंटरेक्ट करता है वो आपको डिजिटॉक्सिन हो गया, सल्फोनाइल यूरिया हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, तो इन दवाओं के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो इन दवाओं का एफिकेसी को कम कर देता है, बॉडी में इनका एलिमिनेशन रेट बढ़ा देता है, ताकि ये बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो सके, बहुत जल्दी बाहर निकल जाए, तो इनकी एफिकेसी जो है वो कम हो जाती है। तो कोशिश करिए इन दवाओं के साथ इसको नहीं लेने के लिए। अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है, प्लीज प्रेगनेंसी में इसका उपयोग ना करें, ब्रेस्ट फीडिंग का उपयोग ना करें। कभी भी कोई भी दवा का उपयोग करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल का जरूर सलाह ले लें, बिना सलाह लिए किसी भी दवा का उपयोग मत करिए अपने से। ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।